नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इतिहास और इतिहास में जानेंगे हम अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में, जिसका कि शासनकाल 1242 से लेकर 1246 तक रहा है। गुलाम वंश का यह शासक है, छठवां शासक माना जाता है। तो इसको जानने से पहले हम पूर्व के शासकों के बारे में कुछ जानकारी कर लेनी। तो इसका पूर्व का शासक है बैराम शाह, क्योंकि बैराम शाह की हत्या करने के बाद तुर्क अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया। बैराम शाह गद्दी पर जब बैठा था, जब उसकी पूर्व की शासिका रजिया सुल्तान भटिंडा के किले में कैद थी। तो तुर्क अमीरों की सहायता से वो गद्दी पर बैठ जाता है और तुर्क अमीरों में और बैराम शाह में एक समझौता होता है कि वो एक नया पद बनाएगा, नायब ए मुमलिकात। सुल्तान के बाद अगर कोई दूसरा पद माना जाता है तो वो पद होगा नायब का पद। नायब के पद पर एतगीन को बिठाया जाता है। सुल्तान एतगीन की हत्या करवा देता है, क्योंकि एतगीन एक सरकारी कर्मचारी होकर, शासकीय कर्मचारी होकर, राजाओं की तरह, सुल्तान की तरह हाथी पर बैठकर नगाड़ों के साथ दरबार में आता था। उसकी हत्या करने के बाद वो तुर्क सरदारों की भी हत्या करा देता है, एक अमीर हाजिम और ताजुद्दीन की। जिससे जो तुर्क अमीर थे वो भड़क जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं और उसकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है, हत्या कराने के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं। सुल्तान सिर्फ पदवी का होगा, सिर्फ नाम का सुल्तान होगा, सारे अधिकार नायब के पास होंगे। अलाउद्दीन मसूद शाह मान जाता है और गद्दी पर बैठ जाता है। अलाउद्दीन मसूद शाह से पहले और बैराम शाह की मृत्यु के बाद मलिक इजुद्दीन किसलू अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है और वो कहता है कि मैंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन उसकी बातों को तुर्क अमीरों द्वारा कोई वरीयता नहीं दी जाती और उसको नागौर का इख्तियार बनाकर भेज दिया जाता है। तुर्क अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया। अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश का पौत्र है, यानी कि उसका नाती है, और रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र है अलाउद्दीन मसूद शाह, यानी कि बैराम शाह का भतीजा हुआ है। उसने नया पद बनाया, जो कि समझौते में कहा गया था कि नया पद बनेगा नायब ए मुमलिकात का। तो मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब ए मुमलिकात बना दिया जाता है। राजा सिर्फ पदवी का सुल्तान माना जाएगा। सभी महत्वपूर्ण पदों पर तुर्क सरदार होंगे। और पहले कौन था? पहले था एतगीन। एक पद और है यहां पर। वजीर कौन है? वजीर है मुहज्जिबुद्दीन। बैराम शाह के शासनकाल में महत्वपूर्ण अधिकार मुहज्जिबुद्दीन के पास थे, जो कि वजीर था। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण पद हैं वो है तुर्क अमीरों या तुर्क सरदारों के हाथ में। इधर वजीर और तुर्क सरदारों में मतभेद हो जाता है पदों को लेकर। दोनों एक दूसरे को दबाने के लिए, दोनों एक दूसरे को हटाने के लिए या अपदस्थ करने के लिए लग जाते हैं। इसमें षड्यंत्र में तुर्क जो सरदार थे वो सफल हो जाते हैं और मुहज्जिबुद्दीन को अपदस्थ कर देते हैं पद से, यानी कि उसको निष्कासित कर देते हैं और उसकी हत्या करवा देते हैं। किसकी? मुहज्जिबुद्दीन की, जो कि वजीर था। अब इसके स्थान पर कौन बनता है? अब बनेगा नया वजीर अबू बकर। ठीक है, पहले वजीर था मुहज्जिबुद्दीन, जो कि पूर्व के बैराम शाह के शासनकाल में इसकी खूब चलती थी, लेकिन इस शासनकाल में इसकी बिल्कुल नहीं चलती है। अब चलती है तुर्क सरदारों की। तुर्क सरदारों ने इसे निष्कासित करवा दिया
और इसके स्थान पर नया वजीर आ गया नजमुद्दीन अल अबू बकर को। एक पद और है अमीर हाजिब। अमीर हाजिब, पहले अमीर हाजिब कौन था? तो पहले अमीर हाजिब था बदरुद्दीन शंकर रूमी खां, जिसकी हत्या सुल्तान करवा देता है बदायूं में। अब नया वजीर हाजिब बनाया गया, यानी कि हर चीज नया ममलिकात बनाया गया कुतुबुद्दीन हसन, ठीक है। नया वजीर बनाया गया नजमुद्दीन अबू बकर, यानी नए शासन काल में नई भर्ती की जा रही है। यहाँ पर हाजिब बनाया अब बलबन, ठीक है। नया अमीर हाजिब किसको बनाया गया? बलबन को बनाया गया, जो कि हांसी का इक्तेदार था। लिख लेते हैं हम, हांसी का इक्तेदार। शासनकाल के सभी महत्वपूर्ण पद किसके हाथ में है? वो तुर्क सरदारों के हाथ में है। अमीर हाजिब बनाया गया बलबन को, जो कि तुर्क सरदारों में एक निम्न स्तर का एक कर्मचारी था, जो कि उसकी योग्यता के अनुसार इस पद पर उसे बिठाया जाता है। अब बलबन की महत्वाकांक्षा जागती है और सुल्तान बनने का सपना देखने लगता है। बलबन ने और नसरुद्दीन महमूद की माता ने एक षड्यंत्र रचा इसको गद्दी से हटाने का। और हटाने से पहले जो तुर्क सरदार थे, इनका ध्यान बांट देते हैं मंगोल आक्रमण की तरफ, और ये अपने आप में षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में बंगाल का गवर्नर कौन है? तुगार खां। इधर बंगाल का जो गवर्नर था तुगार खां, कहीं से तुगार खां कहते हैं और कहीं से तुगान खां भी कह देते हैं, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है। और बिहार पर भी अधिकार कर लेता है। कौन? तुगार खां। अवध का गवर्नर कौन है? तमर खां, और उस पर तमर खां पर आक्रमण कर देता है तुगार खां, लेकिन असफल हो जाता है वो, यानी कि ये दोनों अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इधर मुल्तान और उच्च भी स्वतंत्र हो जाते हैं। तो पहले किसने किया? पहले बंगाल के गवर्नर तुगार खां ने किया, और बिहार पर भी अधिकार कर लेता है और आक्रमण करता है अवध पर, और अवध का गवर्नर कौन है? तमर खां, ठीक है। इधर मुल्तान और उच्च के सूबेदार थे, गवर्नर थे, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है। अब इधर होता है 1245 में मंगोल आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण होता है, किसके नेतृत्व में होता है? सैफुद्दीन हसन के नेतृत्व में, ठीक है। किसके नेतृत्व में होता है? सैफुद्दीन हसन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है 1245 में, ठीक है। अब तुर्क सरदारों का जो पूरा ध्यान है मंगोल आक्रमण पर रहता है, ठीक है। इधर अमीर हाजिब बलबन और नसरुद्दीन महमूद और उसकी माता एक षड्यंत्र करते हैं और सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा देते हैं और कारागार में डालते हैं, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। 10 मई 1246 में सुल्तान
मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और गद्दी पे बैठता है कौन? गद्दी पे बैठता है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे हम। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।